जी, तो पीपीएससी के हवाले से आज हम जो पहला सेशन कर रहे हैं एमसीक्यूज के हवाले से। ये सारे एमसीक्यूज जो हैं वो मिस्टर साजिद साहब ने तैयार किए हैं या उन्होंने कहीं से सर्च किए हैं, जो भी है बहुत शुक्रिया उनका। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के हवाले से ये हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन होगा, मज़ीद कोशिश तो मैं करूँगा कि ये एमसीक्यूज के आंसर नहीं आपको बताने, चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा आपके सामने और ये काफ़ी बेनिफिशियल होगा आपके लिए। ठीक है, सबसे पहला यहाँ पर है जी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमारे पास क्या होता है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ही असल में वो प्रोग्राम्स होते हैं और वो कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं। ये ऑप्शन इन्होंने गलत लगाया हुआ है जी, ठीक है। ये कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स टू एक्सेस द डाटा होता है, कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डाटा नहीं होता है, ठीक है। ये ऑप्शन गलत है साजिद साहब, अगर आप सुन रहे हैं तो इसका करेक्ट आंसर ये है, क्योंकि डीबीएमएस जो है ये एक ऐसा प्रोग्राम या प्रोग्राम्स का मजमुआ होता है जिसके ज़रिए हम डाटाबेस को क्रिएट करते हैं और डाटाबेस को मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है। ये कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डाटा नहीं है। इंटर रिलेटेड डाटा की कलेक्शन तो डाटाबेस बन सकती है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नहीं बन सकता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लेवल ऑफ डाटा एब्स्ट्रैक्शन। याद करें डाटा एब्स्ट्रैक्शन को, तो हमने कहा था कि जब हम डाटाबेस के स्टार्टिंग फेज में आते हैं डाटाबेस के, तो हम उसकी एब्स्ट्रैक्शन करते हैं। तो फिजिकल लेयर भी उसमें मौजूद होती है, लॉजिकल भी होता है, व्यू लेवल भी होता है। ये जो क्रिटिकल लेवल है ये इसमें नहीं होता। इस तरह के सवाल को बड़े ध्यान से आपने देखना है जी, जिसमें इज नॉट आएगा, ठीक है। ये नेगेटिव क्वेश्चन कहलाता होता है कि इसमें से आपने वो वाली ऑप्शन देखनी होती है जो उस का हिस्सा नहीं होती, ठीक है। नॉट के साथ क्वेश्चंस आते हैं, इसको नेगेटिव स्टेटमेंट कहते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ फाइल सिस्टम्स क्या है जी। फाइल सिस्टम याद करो क्या था कि जो ओल्ड हमारे पास डेटाबेस सिस्टम थे वो फाइल सिस्टम्स पर मुश्तमिल होते थे और उसके डिसएडवांटेजेस आपने फर्स्ट ईयर की बुक में भी पढ़े होंगे और आपने जब भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के कोर्स को स्टार्ट किया होगा रीडिंग के हवाले से, आपने उसके अंदर ये देखा था कि आपके पास जो है ना वो डिसएडवांटेज होते हैं फाइल सिस्टम्स के, जिसको रिलेशनल डेटाबेस ने आके ओवरकम किया था। उसमें जो फाइल सिस्टम के डिसएडवांटेज थे उसमें इनकंसिस्टेंसी मौजूद होती थी, डाटा रिडंडेंसी मौजूद होती थी, ठीक है। डाटा को एक्सेस करने में हमें डिफिकल्टी आती थी और डाटा आइसोलेशन होती थी कि डाटा एक से ज्यादा जगह पे जो है ना वो पड़ा होता था। तो इसलिए इसके अंदर आपके पास जो है ये जो आंसर दिया हुआ है यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव, ये ही इसके अंदर बनता है कि डाटा जो है चूंकि एक से ज्यादा जगह पे डाटा मौजूद होता था, तो इसलिए जो डाटा एक से ज्यादा जगह मौजूद होगा वो इनकंसिस्टेंट भी होगा और उसको एक्सेस करने में भी दिक्कत आएगी और जाहिर है वो आइसोलेट भी हो सकता है। अगर एक जगह चेंज हो गई है तो दूसरी जगह हो सकता है कि चेंज ना हुई हो। एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम के अंदर हमारे पास डिफरेंट सिंबल्स होते हैं। तो जो रेक्टेंगल का सिंबल है ये एंटिटीज को जाहिर करता है, ठीक है। जो एंटिटीज को जाहिर कर रहा होता है, जो हमारे पास सिंबल होता है इस हवाले से एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम के हवाले से, ठीक है। यहाँ पर मैं बता देता हूँ जी, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम के अंदर जो एट्रीब्यूट्स होता है इसके लिए ओवल्स के सिंबल बने होते हैं, ठीक है। ओवल बना होता है, वो वाला सिंबल जो है यानी इस तरह का जो सिंबल होता है और ये हमारे पास एंटिटी लिखती है और इस एंटिटी के अंदर हम इस तरह डिफरेंट किस्म के ओवल्स लगाते हैं और उस ओवल्स के अंदर जो है वो हम एट्रीब्यूट्स लिखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे पास बुक की एक एंटिटी है तो उसके जितने फील्ड होंगे वो मैं यहाँ लिखूंगा, ठीक है। एंटिटी रिलेशनशिप के हवाले से ये बात भी ज़हन कर लें, जो उस फील्ड की उस एंटिटी की हमारे पास जो है वो लास्ट हमारे पास होगा, जो प्राइमरी की होगी हमारे पास, ठीक है, उसके नीचे हम अंडरलाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर बुक है और बुक के अंदर एक आईडी का फील्ड है और ये प्राइमरी की है तो वो अंडरलाइन होगा, ठीक है। ये एंटिटी रिलेशनशिप के हवाले से आप इस बात को जहन में बिठा सकते हैं। उसके बाद आप देखें हमारे पास आ गया जी के नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टोरेज मैनेजर कंपोनेंट। कौन सा मैनेजर जो है वो स्टोरेज के हवाले से नहीं है जी। लॉजिकल मैनेजर जो होता है ये स्टोरेज मैनेजर नहीं होता है। ट्रांजैक्शन मैनेजर, बफर मैनेजर और फाइल मैनेजर, ठीक है। बहुत ही एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। जब आप डाटाबेस को स्टोर करते हैं, डाटाबेस में डाटा को स्टोर करने के लिए, तो ट्रांजैक्शन मैनेजर जो होता है
वो ट्रांजैक्शन को हैंडल कर रहा होता है। बफर मैनेजर जो होता है वो लॉजिकल और लॉग फाइल और जो हमारी ट्रांजैक्शन फाइल और जो एक्चुअल डेटाबेस होती है उसके दरमियान रोल प्ले कर रहा होता है, ठीक है। और फाइल मैनेजर ओवरऑल इसको हैंडल करता है, इसलिए इसके अंदर जो है वो लॉजिकल मैनेजर जो है वो कंपोनेंट नहीं है स्टोरेज मैनेजर का। डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेजेस अनेबल करती है। डीएमएल के बारे में हमने पढ़ा था, दो किस्म की लैंग्वेजेस होती हैं, डीएमएल और जी टेम्परेरी तौर पे डेटा को स्टोर कर रहा होता है। जब तक आपकी ट्रांजैक्शन मुकम्मल नहीं होती उस वक्त तक डेटा आपका बफर में पड़ा होता है। जब आपकी ट्रांजैक्शन मुकम्मल हो जाती है, लॉक हो जाती है और आपकी डेटाबेस जो है वो स्टेबल हालत में आ जाती है, उस वक्त फिर ये बफर में मौजूद डाटा जो है वो डिलीट हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद आप देखें डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज जो है वो इनेबल करती है डीएमएल और डीडीएल। याद करो दो चीजें थी, डीडीएल में वो तमाम कमांड्स हैं जो स्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए होती हैं, यानी टेबल को क्रिएट करना, टेबल के कॉलम को रिमूव करना, जो स्ट्रक्चरल चेंजेस लेके आती हैं वो सारी डीडीएल हैं। और जो डेटाबेस में से डाटा को रिट्रीव करना है, डिलीट रिकॉर्ड्स को, जो टेबल में मौजूद रिकॉर्ड्स के ऊपर जो कमांड्स लगती हैं वो सारी डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज की कमांड्स कहलाती हैं, ठीक है जी। तो आप देखें रिट्रीवल भी जो है वो डेटाबेस में से रिकॉर्ड को निकालना होता है, इंसर्शन भी निकालना होता है। ये तीनों ऑपरेशंस क्या हैं, ये टेबल के स्ट्रक्चर पे नहीं, टेबल के अंदर मौजूद रिकॉर्ड्स पे लग रहे हैं, तो लिहाजा ये डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के अंदर आते हैं। Which of the following is not a schema? बहुत मशहूर स्कीमे थे जी, लॉजिकल, डेटाबेस, फिजिकल। तो क्रिटिकल स्कीमा जो है ये किसी भी डेटाबेस के अंदर नहीं होता। फिजिकल, डेटाबेस और लॉजिकल स्कीमा जो है वो इसके अंदर मौजूद होता है। Which of the following is a database language? Data definition, data manipulation language और query language। हाँ जी, ये तीनों जो हैं वो हमारे पास डेटाबेस की लैंग्वेजेस कहलाती हैं। उसके बाद which of the following is not a function of DBA? That DBA stands for database administrator, जो database का एडमिन होता है, जिसका काम रूटीन की मेंटेनेंस करना है, स्कीमे को डिफाइन करना है और एक्सेस को कंट्रोल करना है। कौन सा यूजर होगा, उसके पासवर्ड बनाने, डेटाबेस के यूजर्स को ऑथोराइज करना, ये सारा काम जो है वो डीबीए का होता है। लेकिन जो नहीं होता वो है नेटवर्क को मेंटेन करना, नेटवर्क की मेंटेनेंस के लिए अलग बंदा होगा जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डेटा मॉडल? डेटा मॉडल याद करो, हमने पूछा था कि जी कंप्यूटर साइंस के अंदर, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर डिफरेंट किस्म की मॉडलिंग टेक्निक्स हैं, यानी ग्राफिकल टेक्निक्स हैं, जिनके जरिए, ठीक है जी, जिनके जरिए हमारे पास जो है आप देख सकते हैं कि डेटा मॉडलिंग के अंदर मतलब टेक्निक्स हैं, क्लास डायग्राम, डीएलडी डायग्राम और फ्लो चार्ट्स, ये सारे डिफरेंट ग्राफिकल मॉडल्स हैं जिनके जरिए हम फिजिकल सिस्टम को डेपिक्ट कर रहे होते हैं, उनको हम बना रहे होते हैं कि ये हमारा फिजिकल सिस्टम है और इसके लिए ये हमारा डाटा मॉडल है। तो हम देख लेते हैं जी इसमें से कौन कौन सा डाटा मॉडल है। तो हमें पता है कि एंटी रिलेशनशिप भी एक मॉडल होता है, ठीक है, रिलेशनल डेटा मॉडल भी एक मॉडल होता है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल भी एक मॉडल होता है। तो लिहाजा ऑल ऑफ द अबव जो है ये हमारे पास डाटा मॉडल कहलाता है। यहाँ पर आप पूछ रहे हैं जी कि इसमें रूटीन मेंटेनेंस क्या है। तो रूटीन मेंटेनेंस के अंदर आपकी डेटाबेस से रिलेटेड जो मेंटेनेंस है, इसमें नेटवर्क मेंटेनेंस का लफ्ज इसमें नहीं है। नेटवर्क स्पेसिफाई हो जाती है, रूटीन की मेंटेनेंस में डेटाबेस से रिलेटेड अगर कोई रूटीन की मेंटेनेंस है, जैसे बैकअप है, रिकवरी है, एक्सेस है, इस तरह का कोई भी अगर फॉल्ट डेटाबेस के अंदर आता है, उसको हैंडल करना जो है ये मेंटेनेंस कहलाता है। Which of the following represent a relationship among the set of values? आपके पास set of values हैं और उनके दरमियान जो है वो relationship हमारे पास क्या होता है। तो जो आपके पास set of values होती हैं और related set of values से हमारे पास record बनता है, ठीक है जी, record। तो record को हम रो भी कहते हैं। record की अगर आप definition पढ़ेंगे किसी भी डेटाबेस की बुक में तो आपको यही डेफिनेशन मिलेगी जी कि रिलेटेड सेट ऑफ वैल्यूज आर कॉल्ड रिकॉर्ड, जो एक रो आपके पास होती है। और अगर कॉलम के हेडर को हम देखें, जो आपके पास एक टेबल, एक रिलेशन होता है, उसके अंदर जो कॉलम का हेडर होता है उसे हम एट्रीब्यूट भी कहते हैं, ठीक है जी। और ए रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ लिस्ट ऑफ द attribute, subset of Cartesian product of list of the domain, subset of Cartesian product of list of the tuple,
एंड सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट। रिलेशन वैसे तो हम कहते हैं जी हमारे पास जो रिलेशन है ये हमारे पास होता है, टेबल को हम कहते हैं, ठीक है, यानी हमारे पास रिलेशन क्या है, टेबल होता है। लेकिन अगर सेट की जुबान में अगर हम बात करें तो जब हम एक रिलेशनशिप को डिफाइन करते हैं तो पहले हम दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं, ठीक है जी, और उसके बाद हम इसमें से देखते हैं जी कि प्रोडक्ट ऑफ कार्टेशियन सबसेट ऑफ कार्टेशियन, लिस्ट ऑफ टपल, लिस्ट ऑफ रिलेशंस। मेरे ख्याल में ये ऑप्शन नंबर 1 बनता है जी, ठीक है। लिस्ट ऑफ डोमेन्स जो होती है सिर्फ और सिर्फ डोमेन या रेंज का नहीं होता, रिलेशनशिप जो होता है वो हमारे पास लिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स का होता है। जहां तक मेरा ख्याल है, आप इसको कंफर्म कर लीजिएगा, ये मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन है कि मैथ के अंदर जब हम दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं तो उस वक्त उसका रिलेशनशिप कैसे लिया जाता है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ कि हम किसी भी मैथ के अंदर जो है ना वो कैसे लेते हैं। अगर आपके पास एक सेट ए है और उसके एलिमेंट्स हैं 1, 2 एंड 3, ठीक है जी, और दूसरा सेट आपके पास बी है और उसके हैं जी ए कॉमा बी, तो इसका पहले हम ना कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं तो ये इसके अंदर ना जोड़े बन जाते हैं ऐसे, ठीक है। इनके अंदर पेयर बनेंगे, 1 कॉमा क्यू हो जाएगा, ठीक हो गया, ये 1 कॉमा क्यू हो जाएगा और इसी तरह फिर 1 कॉमा यानी कि 1 कॉमा बी हो जाएगा। तो इस तरह ये तमाम पॉसिबल पेयर्स जो है ना ये बनेंगे, ठीक है। ये इस तरह करके आपके पास एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बन जाएगा। जब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट बन जाएगा उसके बाद, ठीक है, इसमें से कोई भी अगर आप सबसेट ले लेते हैं, क्योंकि डोमेन इसकी होती है, जो पहली पहली वैल्यूज होती हैं ये डोमेन होती हैं, और इसी तरह जो दूसरी दूसरी वैल्यूज होती हैं ये रेंज होती हैं। तो इसमें से पूरा पेयर जो है वो रिलेशन कहलाता है। R1 इज इक्वल टू कोई भी सबसेट आप इसमें से ले लें, यानी आप इसमें से जब एक पेयर लेंगे 1 ओवर क्यू, 1 और क्यू वाला, तो उस वक्त ये एक रिलेशनशिप कहलाएगा ओवर दिस कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। तो इस हवाले से जहां तक मेरा ख्याल है कि ना तो ये डोमेन वाला बनता है, ना ये लिस्ट ऑफ रिलेशन सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए लिस्ट ऑफ रिलेशन, मेरे ख्याल में ये एट्रीब्यूट्स वाला ही बनता है। बहरहाल इसको कंफर्म कर लीजिएगा जी, ठीक है। इन मैथमेटिकल टर्म टेबल को हम मैथमेटिकल फॉर्म में रिलेशन कहते हैं, ठीक है। डेटाबेस रिलेशनल मॉडल जो डॉक्टर E.F. कोड ने पेश किया था, उस डॉक्टर E.F. कोड के मुताबिक जो आपके पास टेबल है उसे हम रिलेशन कहते हैं। रिलेशनल मॉडल के मुताबिक ये सारी टर्म्स जो है ना ये रिलेशनल मॉडल की हैं। रिलेशन जो है ये टेबल को कहते हैं, एट्रीब्यूट जो है ये कॉलम को कहते हैं, टपल जो है ये रो को कहते हैं, और डोमेन क्या होती है, डोमेन होती है डेटा टाइप ऑफ दैट पर्टिकुलर एट्रीब्यूट। एक एट्रीब्यूट में जो रेंज ऑफ वैल्यूज आ सकती हैं उसे हम डोमेन कहते हैं, ठीक है जी। और इसी तरह आप देखें जी कि इन मैथमेटिकल टर्म रो इज रेफर्ड एज, बता दिया, टपल कहलाती है। अलाउज अस टू आइडेंटिफाई यूनिकली ये टपल इन द रिलेशन, कौन सी की होती है, तो इसमें आप देखें डोमेन, एट्रीब्यूट और स्कीमा, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सा आंसर है, सुपर की ही हमारे पास वो एक की होती है कि जो कि यूनिकली हेल्प कर सकती है किसी भी टप्पल को। टप्पल मीन एक रिकॉर्ड, ठीक है, नॉट अ टेबल, टप्पल एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। मिनिमल सुपर कीज आर कॉल्ड कैंडिडेट की, यानी किसी भी टेबल में जो तमाम सुपर कीज होती हैं, ठीक है ना, जो उनकी कम से कम तादाद होती है तो वो क्या कहलाती है। अभी हम प्राइमरी की तरफ नहीं जा रहे, वो तमाम कीज जो डाटा को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकती हैं उनको हम कैंडिडेट कीज कहते हैं, ठीक है। जाहिर है हर कैंडिडेट की जो होती है वो सुपर की भी होती है जी, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास आ गया जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मॉडिफिकेशन ऑफ डेटाबेस। अच्छा जी, इनमें से कौन सा ऐसा अमल है कि जिससे आपके डेटाबेस के रिकॉर्ड मॉडिफाई नहीं होते। डिलीशन से भी मॉडिफाई होता है, रिकॉर्ड कम होता है, इंसर्शन भी एक मॉडिफिकेशन है, अपडेटिंग भी एक मॉडिफिकेशन है। तो सॉर्टिंग के अंदर आपके रिकॉर्ड्स की सिर्फ तरतीब चेंज होती है, उसके अंदर कोई भी रिकॉर्ड जो है वो चेंज नहीं होता जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेशनल अलजेब्रा ऑपरेशन, इनमें से रिलेशनल अलजेब्रा के ऑपरेशन कौन से हैं। हमने अपने डेटाबेस के लेक्चर्स के अंदर जो हमने प्रेपरेशन की थी, प्रेपरेशन क्लासेस के अंदर हमने पढ़ा था कि हमारे पास सेलेक्ट और यूनियन जो है ये दो हमारे पास रिलेशनल अलजेब्रा के ऑपरेटर्स हैं। रीनेम वाला मुझे तो याद कोई नहीं है जी, रीनेम वाला जो ऑपरेशन था
ठीक है, इसमें भी जो आंसर है मेरे ख्याल में सिर्फ और सिर्फ सेलेक्ट जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिलेशनल अलजेब्रा ऑपरेशन। याद करें, दो ऑपरेशन थे रिलेशनल अलजेब्रा के, एक था प्रोडक्ट और एक था सेलेक्ट वाला। ठीक है जी, प्रोडक्ट का भी एक सिंपल था जिसे रो के साथ जाहिर किया जाता था, और सेलेक्ट का जो सिंबल था मेरा ख्याल है कि सिग्मा टाइप का सिंबल था जो इसका था। ठीक है जी, सिर्फ एक ही दो टोटल ऑपरेशंस आपके पास दो थे जी। अगर आप लिखें रिलेशनल अलजेब्रा, मैंने ये सवाल पहले पढ़े नहीं है जी, ठीक है, मैं भी गलत हो सकता हूँ। रिलेशनल अलजेब्रा ऑपरेशंस तो आप देख सकते हैं इनको दोबारा, मेहनत तो उस बंदे की है ना जी। आपके पास देखें, सिलेक्शन और प्रोजेक्शन जो है ये दो ऑपरेटर्स इसके अंदर मौजूद हैं जी। ठीक है, सिलेक्शन और ऑपरेशंस, तो इसके अंदर लिखा हुआ है जी सिलेक्शन भी है, यूनियन भी है, रीनेम। अगर ये रीनेम बीच में ना हो फिर तो हम ऑल ऑफ द अबव कह सकते हैं, लेकिन रीनेम का ऑपरेशन मुझे नहीं याद कि इसके अंदर मौजूद है। आप देख सकते हैं 4 ऑपरेशन है इसमें, सिलेक्शन, प्रोजेक्शन, कार्टेशियन प्रोडक्ट, यूनियन एंड सेट डिफरेंस। ओके, यूनियन भी है, यूनियन भी रिलेशनल अलजेब्रा में होता है जिससे जॉइन बनते हैं। रिलेशनल अलजेब्रा में हम इसे यूनियन कहते हैं और रिलेशनल मॉडल के अंदर हम इसे जॉइन कहते हैं। ठीक है ना, यूनियन और ज्वाइन एक ही चीज है, यूनियन और ज्वाइन एक चीज है। रिलेशनल अलजेब्रा जो है ये एक अलग चीज थी जिसके जरिए आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं डेटाबेस को। ठीक है, तो रिलेशनल अलजेब्रा और रिलेशनल मॉडल दो डिफरेंट तरीके हैं डेटाबेस को रिप्रेजेंट करने के। तो रिलेशनल अलजेब्रा में सिलेक्शन है, प्रोजेक्शन है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है, यूनियन और डिफरेंट सेट है। इनको आप जहन में रखें जी। एमसीक्यूज जो होते हैं वो तो जाहिर है ह्यूमन एरर के तहत कोई गलत भी हो सकता है और कोई ऑप्शन उसमें दूसरा भी आ सकता है जी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटर ज्वाइन। हाँ जी, अब इसमें जो आउटर ज्वाइन है वो कौन सा नहीं है, हमें पता होना चाहिए कि आउटर ज्वाइन जो होता है उसकी टाइप्स क्या है। अगर आप देखें तो आप यहाँ लिखें सिंपल टाइप्स ऑफ आउटर ज्वाइन, तो आपको नजर आ जाएंगे कि इसमें एक हमारे पास लेफ्ट होता है, राइट होता है और फुल होता है। तो यही ऑप्शंस जो हैं वो यहाँ दी गई हैं, लेफ्ट, राइट और फुल। तो इसका मतलब है ऑल ऑफ दी अबव जो है ये करेक्ट है जी। हु प्रपोज द रिलेशनल मॉडल, DEF कोड ने प्रपोज किया था जी रिलेशनल मॉडल, मशहूर सवाल है। ठीक हो गया जी। सेट ऑफ परमिटेड वैल्यूज ऑफ ईच एट्रीब्यूट, एक एट्रीब्यूट जो होता है उसमें जो वैल्यूज आ सकती हैं, परमिटेड हैं जो वैल्यूज, वो उस एट्रीब्यूट की डोमेन कहलाती हैं। ये भी मैं पीछे बता के आया हूँ कि एक आपके पास एट्रीब्यूट है उसमें मैक्सिमम कौन कौन सी वैल्यू आ सकती है, दैट इज कॉल्ड सेट ऑफ वैल्यूज। मसलन जब आप किसी भी एट्रीब्यूट को डिफाइन करते हैं, आपने इसमें जनाब आईडी रख दिया, आईडी को आपने जो है ना, ये मैं आपको ऐसे बताता हूँ, आपने इंट ए रख दिया। ठीक है, ये देखें इंट ए आपने रखा C++ के अंदर। तो ये जो इंट है ना ये एक डाटा टाइप है। बेसिकली डाटा टाइप जो होती है ना ये डोमेन कहलाती है डेटाबेस की जुबान में, कि डोमेन हमारे पास वो सेट ऑफ वैल्यूज होती हैं जिनमें से वैल्यू जो है वो एट्रीब्यूट को दी जा सकती है। तो जिन लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को थोड़ा बहुत टच किया हुआ है या देखा हुआ है या पढ़ा हुआ है या पढ़ाया हुआ है, तो आप देख सकते हैं उसके अंदर हमारे पास जो डेटा टाइप्स होती हैं उनकी रेंज बताई होती है जी, कि इंटीजर इतनी वैल्यूज ले सकता है, डेसिमल में ये वैल्यू आ सकती है, टेक्स्ट में 256 करैक्टर आ सकते हैं और वो कौन कौन से करैक्टर उसमें अलाउड होते हैं। ठीक है ना, तो डोमेन से मुराद वो तमाम सेट ऑफ वैल्यूज दैट कैन बी असाइंड एंड लीगल कैन बी इनपुट इन एन एट्रीब्यूट दैट इज कॉल्ड अ एट्रीब्यूट। इन तीनों टर्म्स की आपको समझ होनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग नल वैल्यू। नल वैल्यू का मतलब हमारे पास क्या है, नल इज इक्वल टू 0, नल इज इक्वल टू, अब ये जो है ना ये मिस प्रिंटेड है यहाँ पे। ठीक है, नल 0 नहीं होता, याद रखिएगा। नल ना 0 है ना एम्प्टी स्ट्रिंग है। ठीक है जी, नल एक अलहदा से आइडेंटिफाइड है, एक ऑब्जेक्ट वैल्यू है, तो ये ज़हन में रखनी है आपने। ठीक है जी, नल का मतलब 0 नहीं होता। लॉजिकल डिजाइन ऑफ डेटाबेस इज कॉल्ड डेटाबेस इंस्टेंस, स्नैपशॉट, स्कीमा या ऑल ऑफ द अबव। जो लॉजिकल डिजाइन होता है मेरे ख्याल में इसे हम डेटाबेस का स्कीमा कह सकते हैं। ठीक है, कि डेटाबेस का जो स्कीमा होता है वो लॉजिकल डिजाइन कहलाता है। स्नैपशॉट ऑफ डाटा इन द डेटाबेस एट ए गिवन इंस्टेंस टाइम इज कॉल्ड, एक ये इंस्टेंस कहलाएगा जी आपका। ठीक है जी, एक स्नैपशॉट ऑफ द डाटा, डेटाबेस में से जब आप एक स्नैपशॉट ऑफ डाटा उठाते हैं तो वो क्या कहलाएगा, तो उसे हम कह सकते हैं कि ये डेटाबेस इंस्टेंस है। ठीक है जी,
उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनरी ऑपरेशन, ऑपरेशन हमने पढ़े थे, ऐसा ऑपरेशन जो कि एक टेबल पे लग सकता है, ऐसा ऑपरेशन जो कि 2 टेबल्स पे लग सकता है, और ये यूनरी और बाइनरी और समथिंग बनते हैं। तो यूनरी ऑपरेशन हमारे पास जो नहीं है, तो यूनियन जो है ये यूनरी ऑपरेशन नहीं है, क्योंकि यूनियन हमेशा 2 टेबल्स के ऊपर लगता है, एक पे नहीं लगता। सेलेक्ट 2 पे भी लग सकता है, एक पे भी लग सकता है, प्रोजेक्ट भी 2 और 1 पे लग सकता है, लेकिन जो यूनियन ऑपरेटर है, यूनियन हमेशा 2 के दरमियान होगी, कभी 1 के दरमियान नहीं होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बाइनरी ऑपरेशन, इनमें से बाइनरी कौन सा है? तो इसका जवाब भी हमारे पास ये है जी कि यूनियन जो है ये भी बाइनरी होता है। अब आप देखें ना, यहाँ पे सारे ही बाइनरी हैं, इनमें से जो बाइनरी सॉरी नहीं है, देखो मैं भी गलत पढ़ गया, ठीक है ना, इज नॉट पूछा, उसने कहा जो बाइनरी नहीं है, तो इसमें प्रोजेक्ट का जो है ये बाइनरी नहीं है, ठीक है जी। लेकिन यूनियन भी 2 पे लगता है, सेट डिफरेंस भी 2 पे लगता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट भी 2 पर लगता है, तो लिहाजा ये हमारे पास जो है ये सारे बाइनरी हैं, और ये एक जो है ये बाइनरी नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग एग्रीगेट फंक्शन, एग्रीगेट फंक्शंस के हवाले से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है? इट टेक्स अ लिस्ट ऑफ वैल्यूज एंड रिटर्न ए सिंगल वैल्यू एज अ रिजल्ट, इट टेक अ लिस्ट ऑफ वैल्यू एंड रिटर्न ए लिस्ट ऑफ वैल्यू, इट टेक्स अ सिंगल वैल्यू, ये जो है ना जी ये इसके लिए ट्रू है। एग्रीगेट फंक्शंस हमारे पास वो वाले फंक्शन होते हैं जी कि जो एक या एक से ज्यादा वैल्यूज को लेते हैं और हमें एक रिजल्ट देते हैं, जैसे सम का फंक्शन है, एवरेज का फंक्शन है, और डिफरेंट किस्म के एसक्यूएल के फंक्शन हैं। एसक्यूएल के अंदर काफी सारे बिल्ट इन फंक्शंस जो हैं वो मौजूद हैं। अगर आप एसक्यूएल के फंक्शंस की लिस्ट देखेंगे तो ये देखें जी, एवरेज का फंक्शन है, काउंट का फंक्शन है, फर्स्ट, लास्ट, मैक्स, मिन, ये वो सारे फंक्शन हैं जो एसक्यूएल लैंग्वेज के अंदर भी अप्लाई किए जा सकते हैं, ठीक है। एसक्यूएल लैंग्वेज के अंदर भी ये फंक्शन बिल्ट इन मौजूद है। प्राइमरी की जो होती है जी मस्ट बी यूनिक, ठीक है, नल तो ये हो ही नहीं सकती। और यहाँ पर देखें, ये गलती भी आप पेपर में कर सकते हैं, ठीक है जी, ये गलती भी आप पेपर में कर सकते हैं कि आपने फौरन यूनिक को क्लिक कर दिया, हालांकि ये जवाब गलत है। वो ए और बी दोनों ऑप्शन इसमें आती हैं, क्योंकि वो नॉन नल भी होती है और यूनिक भी होती है, तो आपके पास ऑप्शन ए और बी, फिर मैंने गलत लगा दिया जल्दी में पढ़ के, ऑप्शन ए एंड बी है सही आंसर, ठीक है। इस तरह के आंसर को भी बेटा, यानी आप उस वक्त तक कभी आंसर ना करें जब तक चारों ऑप्शंस ना पढ़ें, ठीक है जी, ये एक एडवाइस है। जब तक बेशक आपको पहली चॉइस में पता लग गया, लेकिन फिर भी आपने लाजमी चारों ऑप्शंस को एक दफा रीड करना है और उसके बाद आपने जो है ना वो आंसर करना है, ठीक है ना। आप देखें नॉट नल ये भी ठीक है, और आप जल्दी जल्दी में ये लगा दें और बाद में पता चले कि दूसरी भी ठीक थी, तीसरी गलत थी, चौथी जो है वो एक्चुअली ऑप्शन इसमें थी, ठीक है ना। हमारे ज़हन में एक परसेप्शन बनी होती है कि एक ही आंसर तो ठीक होना होता है, तो जब हमें पहला मिलता है तो हम उसी को कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये नहीं होगा। A command to remove a relation from an SQL database, SQL database में से अगर आप एक टेबल को रिमूव करना चाहते हैं तो आपके पास डिलीट टेबल की कमांड नहीं है, ड्रॉप टेबल की कमांड काम करेगी, ठीक है जी। ड्रॉप टेबल जो है ये टेबल में से मेरा ख्याल है कि पूरे टेबल को ड्रीव करता है, ड्रॉप टेबल, ठीक है जी। ड्रॉप टेबल क्या करता है जी? ड्रॉप टेबल हाउ डू यू ड्रॉप ए टेबल इन एसक्यूएल? हाँ जी, ड्रॉप टेबल जो होता है, बिल्कुल जी ड्रॉप टेबल ही होता है कि ड्रॉप टेबल जो होता है ये पूरे टेबल को रिमूव कर देता है, ठीक है ना। डिलीट से सिर्फ रिकॉर्ड्स जो हैं वो डिलीट होते हैं जी, पूरा टेबल जो है वो डेल करता है। बिल्कुल सही है जी, ड्रॉप टेबल जो है ना वो करता है एक रिमूवर रिलेशन। यहाँ पे लफ्ज रिलेशन आ जाए तो भूलना नहीं है कि असल में रिलेशनल डेटाबेस के अंदर टेबल को रिलेशन ही कहा जाता है, ठीक है जी। और Which of the following is not an aggregate function? जिनमें से aggregate function कौन सा नहीं है? तो select इसमें से aggregate function नहीं है। The attribute that can be divided into other attribute is called, एक ऐसा attribute जिसे हम दो एक से ज्यादा attributes में कर सकते हैं तो इसे हम composite attribute कहेंगे, ठीक है। ऐसा एट्रीब्यूट जिसके मजीद आगे एट्रीब्यूट्स बन सकते हैं तो ये कंपोजिट एट्रीब्यूट कहलाता है। जैसे एड्रेस होता है, एड्रेस एक ऐसा एट्रीब्यूट है उसके अंदर आप स्ट्रीट नंबर, हाउस नंबर और सिटी तीनों को कर सकते हैं, तो उसे हम कहेंगे कि ये
एक कंपोजिट एट्रीब्यूट है और वो हमारे पास कहलाता है। मल्टी वैल्यूड और चीज होती है, लेकिन जिसको आप अदर एट्रीब्यूट्स में देखें, लफ्ज है कि एक को आपने डिवाइड कर दिया अदर एट्रीब्यूट्स में। तो एग्जांपल आपके सामने एड्रेस वाली है जो हमने अपनी प्रेपरेशन क्लासेस में भी देखा था जी। एलिप्स जो है वो किस लिए यूज होती है जी? तो एट्रीब्यूट को शो करने के लिए यूज होती है। इन एंट्री रिलेशनशिप डायग्राम डायमंड किस लिए शो होता है जी? रिलेशनशिप बनाने के लिए यूज होती है। यानी ये सारे सिंबल्स और इनकी अलामतें ईआर डायग्राम की इसी तरह याद होनी चाहिए कि पढ़ते जाओ और लगाते जाओ। समझ आ रही है ना? इस तरह आपके जहन में ये फिट होनी चाहिए। व्हाट इज एसिड? एसिड जो है ये ट्रांजैक्शन की प्रॉपर्टीज होती हैं, एटॉमिक, कंसिस्टेंट, आइसोलेटेड और डी फॉर ड्यूरेबिलिटी आई थिंक। ओके, ये बनता है इसका ये वाला आई थिंक सो, एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन और ड्यूरेबिलिटी। ओके जी, लास्ट 10 मिनट्स हमारे सेशन के आगे हैं। एटॉमिसिटी एक वक्त में एक ही होगी। कंसिस्टेंसी जब भी ये ट्रांजैक्शन होगी तो आपकी डेटाबेस चलने से पहले भी चलने के बाद भी कंसिस्टेंट हालत में होगी। आइसोलेट से मुराद ये है कि जब ये चल रही होगी तो उस वक्त एक ही डाटा आपका जो है ना वो एक ही चीज जो है वो कंट्रोल में होगी, यानी आइसोलेट करके फिर चलेगी। और ड्यूरेबल से मुराद यही है कि ये या तो मुकम्मल चलेगी या फिर नहीं चलेगी, दरमियान में रुकने वाली एरर वाली बात जो है वो इसके अंदर नहीं होगी। ये हमारे पास एसिड प्रॉपर्टीज कहलाती हैं जी। ठीक है, ओके जी। अब देखिए नहीं गलत लग गया जी, ये वाली है जी प्रॉपर्टीज। ठीक हो गया, आगे देखिए। इन एवरी नॉन की एट्रीब्यूट, ऐसा एट्रीब्यूट जो नॉन की है, इस फंक्शनैलिटी डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी की, दिस रिलेशनशिप विल बी इन द। अगर हर नॉन की जो है वो प्राइमरी की के ऊपर फंक्शनली डिपेंडेंट है तो ये कौन सी नॉर्मल फॉर्म बनेगी? ठीक है जी, ये क्वेश्चन जो है ये अब आपको खुद करना पड़ेगा। मुझे चूंकि श्योर नहीं है, मैंने पढ़ा हुआ नहीं है, तो ये सेकंड या थर्ड में जवाब आएगा जी इसका। ठीक है, या ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म होगी या ये थर्ड नॉर्मल, क्योंकि इसमें हम मल्टी वैल्यूड को खत्म करते हैं और सेकंड नॉर्मल और थर्ड नॉर्मल के अंदर हम नॉन की एट्रीब्यूट्स। बिल्कुल जी 100% कंफर्म है जी कि ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म ही होगा जी। डेटाबेस लॉकिंग कॉन्सेप्ट इज यूज्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ, हाँ जी आप बताएं जी, लास्ट अपडेट, अनकमिटेड डिपेंडेंसी है या इनकंसिस्टेंट डाटा है? कि हम डेटाबेस के अंदर जब कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं ना तो हम लॉक करके ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, ताकि उसके अंदर जो है ना ऑप्शन डी, हाँ जी, ऑल ऑफ दीज लॉजिकली तो यही बनता है कि आपकी कोई अपडेट है तो वो लॉस्ट ना हो जाए और अनकमिटेड ना रह जाए कोई डिपेंडेंसी। ठीक है जी, और इनकंसिस्टेंसी भी क्रिएट ना हो। ये तीनों बातें जो है ना एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, कि आप किसी डाटा को अपडेट करने जा रहे थे तो उससे डिपेंडेंट डाटा जो है अगर वो अनकमिट हो जाए तो इस हवाले से आगे आप जाके इसके आंसर में देख लीजिएगा। फिलहाल हम इसको ऑल ऑफ द अबव लगा देते हैं। यूएमएल स्टैंड्स फॉर यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज जी। क्या कहिए, ये वो लैंग्वेज है जिसके अंदर ये सारे डायग्राम हमें बनाए गए हैं और ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिजाइन की लैंग्वेज है, स्टैंडर्ड लैंग्वेज है ये। इस वक्त जो पूरी दुनिया में स्टैंडर्ड लैंग्वेज है जो डायग्राम बन रही हैं वो हमारे पास कहलाती है यूएमएल। ओके, यूएमएल जो है ये जनरल पर्पस मॉडलिंग लैंग्वेज है, जनरल पर्पस मॉडलिंग लैंग्वेज है। और इसका मतलब क्या है कि एक स्टैंडर्ड वे के अंदर किसी भी सिस्टम की विजुअल डायग्राम बनाना, विजुअलाइज करना उसे, और मुख्तलिफ किस्म की डायग्राम जो हैं वो यूएमएल के अंदर आती हैं। मसलन इसमें यूज केस डायग्राम है, इसके अंदर कॉन्टेक्स्ट डायग्राम है, इसके अंदर क्लास डायग्राम है, एक्टिविटी डायग्राम है, सीक्वेंस डायग्राम है। ये सारी की सारी जो हैं ये यूएमएल डायग्राम्स ही कहलाती हैं। ठीक है, यूएमएल मेड बाय, यूएमएल जो है ये ग्राडी बॉच ने 1995 के अंदर जो है इसके ऊपर काम किया था। ठीक है, तो ये आईबीएम के साथ इसका ताल्लुक है यूएमएल का। ठीक है, आईबीएम ने इसे जो है वो स्टैंडर्डाइज किया है। आईबीएम का नाम ही मेरे जहन में आ रहा था। डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज इज नॉट टू, यानी कौन सा अमल इसमें से डीएमएल नहीं करती? ठीक है, तो कौन सा नहीं करती जी? क्रिएट टेबल, क्रिएट इंफॉर्मेशन टेबल इन द इंसर्शन डिलीशन, तो पहला काम ये नहीं करती, ये टेबल नहीं बनाती जो डीएमएल होती है, क्योंकि टेबल
हमारे पास DDL बनाता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू रिगार्डिंग रेफरेंशियल इंटेग्रिटी, मशहूर कॉन्सेप्ट है जी रेफरेंशियल इंटेग्रिटी का, ठीक है जी। रेफरेंशियल इंटेग्रिटी क्या थी, जो इस बात को इंश्योर करती है कि जब आप डाटा को इंसर्ट करेंगे तो उस वक्त पहले पेरेंट में होगा, बाद में चाइल्ड में होगा, जब आप डाटा को डिलीट करेंगे तो पहले चाइल्ड में होगा और बाद में पेरेंट में होगा। तो होता है इसमें क्या है, बेसिकली every primary key value must match a primary key value in the associate table, every primary key value must match a foreign key, and every foreign key must match a primary key, and every foreign key value must match a foreign key। ये तो बिल्कुल भी नहीं है, every foreign key value must match a primary key in the associate table, every primary key must be the primary key। मेरे ख्याल में तो B बनना चाहिए थी, इसका क्या है जी, देखते हैं 40 का C, every, हाँ बिल्कुल सही है जी, every foreign key must match the this one, ओके ये है जी। क्या मतलब है इसका, जरा समझें। अब रेफरेंशियल इंटेग्रिटी का मतलब ये है कि मैंने अभी खुद भी बताया आपको कि पहले प्राइमरी की में टेबल होगा, डाटा पहले प्राइमरी की में मौजूद होगा तो जाके आप उसको चाइल्ड टेबल में दाखिल कर सकते हैं। अब आप देखें प्राइमरी की, मस्ट प्राइमरी की का मतलब क्या है कि जरूरी तो नहीं कि एक रिकॉर्ड प्राइमरी की में मौजूद है तो वो सेकेंडरी में भी हो, लेकिन सेकेंडरी में अगर कोई जो टेबल चाइल्ड में मौजूद है फॉरेन की के अंदर, उसका पेरेंट टेबल के अंदर होना जरूरी है। समझ आ रही है। वन टू मैनी रिलेशनशिप क्या होता है कि जी एक टेबल के मुकाबले में टेबल बी के अंदर एक से ज्यादा हो सकते हैं, समझ आ रही है, हो सकते हैं, ये होता है वन टू मैनी। लेकिन दूसरे एंड पे हम क्या कहते हैं कि टेबल बी जो चाइल्ड टेबल होता है, चाइल्ड टेबल में मौजूद हर रिकॉर्ड से मुतलका एक रिकॉर्ड जो है वो पेरेंट में होना चाहिए, लाजमी होना चाहिए, अदरवाइज ये रिकॉर्ड यहाँ पे कैसे आ गया अगर वो पेरेंट में मौजूद था ही नहीं, ठीक है जी। तो ये हमारे पास है रेफरेंशियल इंटेग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट। उसके बाद है जी विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज यूज्ड टू रिट्रीव ऑफ द डाटा, हम डाटा को रिट्रीव करने के लिए कौन सी ऑप्शन को यूज करते हैं, ठीक है जी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज यूज्ड टू रिट्रीवल ऑफ डेटा, तो डाटा के रिट्रीवल के लिए मेरे ख्याल में हमारे पास क्वेरी है जी, डाटा को रिट्रीव करते हैं। ODBC स्टैंड्स फॉर ओपन डेटाबेस कनेक्शन, ठीक है जी। उसके बाद जी विच अलजेब्रा इज वाइडली यूज्ड, दैट इज रिलेशनल अलजेब्रा जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनरी ऑपरेशन, हम पहले भी कर चुके हैं जी, यूनरी इनमें से कौन सा है, तो प्रोजेक्शन जो होता है ये यूनरी होता है जी। उसके बाद जी which SQL query is used to remove a table and all its data from the database, that is drop table। In precedence of set operators the expression is evaluated from left to right, left to right पुराना असूल है जी। और DBMS के अंदर FD जो है ये कहलाती है functional dependency। and how many types of keys in database design, candidate, primary and foreign key, तीनों किस्म की कीज जो हैं वो मौजूद होती हैं जी। नहीं जी सिलेक्शन यूनरी नहीं होता जी, सिलेक्शन जब सिलेक्ट है ना दो टेबलों में भी सिलेक्ट किया जा सकता है जी, ठीक है। सिलेक्ट दिस वन फ्रॉम, आगे दो टेबलों में से भी आप डेटा को सिलेक्ट कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी, कौन सी जो है नॉर्मल फॉर्म जो है वो मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी पे होती है, तो ये फर्स्ट वन होती है जी मल्टी वैल्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस, इसमें से स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस आपके पास क्या कहलाता है जी, विच ऑफ द वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस, तो मेरे ख्याल में ये आपके पास स्कीमा होना चाहिए जी, 50 का बी है जी, तो ये बी है। यहाँ तक बात की समझ आ गई जी। तो ये था हमारा आज का सेशन, ये फाइल ऑलरेडी साजिद साहब की मेहरबानी से आपके पास शेयर हो चुकी हुई है जी।